पहली बात तो किसी ऐसी पोजीशन पे जाओ जिससे आप जिन घटनाओं से आप दो चार हुए हो उनसे कैसे जनता को बचाया जा सके, उसमें कैसे लोगों से हेल्प किया जा सके। और मैंने ये भी प्रयास किया कि आप एक बड़ी पोजीशन पे भी रह के सहज हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं। किसी अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पोजीशन का अहंकार ना दिखाइए, अपने काम से अपना यश बनाइए, अपने काम से अपनी पहचान बनाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं आईएएस 2003 बैच यूटी कैडर का अफसर हूँ। आज मैं बात करूँगा अपनी जर्नी की कि मैं कैसे आईएएस बना, इस जर्नी में क्या क्या पड़ाव आए, मैंने क्या सीखा, क्या समझा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अनअकैडमी को, जिन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं। मैं बहुत दिन से ऐसा सोच रहा था कि जो लोग ऐसा स्ट्रगल करते हैं आईएएस के लिए, तमाम प्रकार की धारणाएं उनके मन में आती हैं। तो अपने लगभग 20 साल के करियर में मैंने जो जाना समझा और कई बैचेस को मैं डील भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें सेक्रेटरी आईटी और डायरेक्टर ट्रेनिंग हूँ दिल्ली का। तो मुझे कई बैचेस से मिलने का, उनसे संवाद करने का, उनको समझने का, उनकी प्रिपरेशन को देखने का मौका मिलता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या जर्नी रहती है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं उनके मन में। तो मैं एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूँगा। मुझे आशा है कि मेरी इस जर्नी से कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य पथ अलग होता है। तो सबसे पहला कि मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं, मैं आपसे पहली बात यही कहूँगा कि किसी की कॉपी ना करें, अपना कर्तव्य पथ स्वयं बनाएं, अपने जीवन का निर्माण स्वयं करें। दूसरे से प्रेरणा जरूर लें, लेकिन दूसरे की स्ट्रेटजी आपको पूरी तरह से काम करेगी, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ कि मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं आईएएस बनाऊँ। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया है। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। मैं आपसे सही बताऊँ तो आईएएस बनूँगा कि क्या बनूँगा ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे यह ज़रूर आभास था और सिस्टम को देख के आभास था। मैं एक घटना बताऊँ कि अगर आप किसी परीक्षा के लिए अप्लाई करें तो आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी कराना पड़े तो बड़ी परेशानी की बात होती थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक छोटी सी बात, जबकि मेरा ही डॉक्यूमेंट है, मुझे अटेस्ट कराना है, तो इतनी परेशानी है। तो मैं आम जीवन में लोगों की छोटी छोटी परेशानी को देखा। सरकारी विभाग में जाते ही एक निगेटिविटी का वातावरण देखा। मैंने लोगों को बहुत ही अहंकारपूर्ण, दंभपूर्ण पाया। तो मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि पहली बात तो किसी ऐसी पोजीशन पे जाओ जिससे आप जिन घटनाओं से आप दो चार हुए हो उनसे कैसे जनता को बचाया जा सके, उसमें कैसे लोगों से हेल्प किया जा सके। और मैंने ये भी प्रयास किया कि आप एक बड़ी पोजीशन पे भी रह के सहज हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं। किसी अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पोजीशन का अहंकार ना दिखाइए, अपने काम से अपना यश बनाइए, अपने काम से अपनी पहचान बनाइए। और पिछले 20 वर्षों में निरंतर मैंने यही प्रयास किया है। तो सबसे पहली बात तो मैं उन सभी लोगों को जो आईएएस बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, सरल रहिए, सहज रहिए, लोगों की हेल्प कीजिए। जिन परिस्थितियों से आप उबर रहे हैं, कभी आपको अगर मौका मिले तो वो परिस्थितियाँ आप दूसरों के लिए न पैदा करें। तो मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैंने 2 फार्म केवल भरे, एक यूपीएससी का और एक यूपीपीएससी का। तो हुआ ये था कि उस समय यूपीपीएससी में स्केलिंग आ गई थी। तो मैंने पहले तो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ही था और पहली बार में ही मेरा प्री निकल गया, तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहा था तो मैंने अपने फादर से कहा, जो कि रीडर हैं फिलॉसफी के, अब तो रिटायर हो गए। तो मैंने कहा कि पापा, मुझे मेरी तैयारी इतनी है नहीं, मैं सोचता हूँ कि यूपीएससी इस बार न दूँ। तो मेरे फादर ने कहा कि ऐसा है कि मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, अब इतना पैसा नहीं कि आप बार बार जो है फार्म भरें और छोड़ें, और आपका कोई, आप श्योर हैं कि आपका हो ही जाएगा। तो मुझे भी लगा कि ठीक है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब आपके ऊपर दबाव नहीं होता तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और पहली बात, जब मैंने यूपीएससी देखा तो मुझे आज भी अपना रोल नंबर याद है, 74132। यू कैन चेक इन यूपीएससी 2003 बैच। तो 74,132 रोल नंबर जब मैंने अपना प्री में देखा कि मैं क्वालिफाई हो गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई। फिर मैंने मेंस लिखा और मैं मेंस का अपना रिज़ल्ट, मेरे साथ एक मेरे सहपाठी थे जो वहाँ के एडीएम के लड़के थे,
मैंने जब अपना मेंस लिखा तो मैं एक्चुअली उनका रिजल्ट देखने गया था। आज भी मुझे याद है, प्रतापगढ़ का मैं हूँ, और जब मैं उनका रिजल्ट देख रहा था तो उस समय लाइट थी नहीं और वो कंप्यूटर इन्वर्टर से चल रहा था। तो अचानक से मैंने देखा कि ये तो 74132 दिख रहा है। तो आई कुड नॉट बिलीव दैट आई क्वालिफाइड IAS मेंस। तो वो मुझे आज भी वो क्षण याद आता है तो बड़ा रोमांच हो जाता है। फिर मैंने जब उसका मेंस निकल गया, उसके बाद मैंने फिर पहली बार, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार मैं दिल्ली गया अपनी IAS का इंटरव्यू देने के लिए। और आज भी मुझे याद है कि इंटरव्यू देने के लिए 640 रुपये मुझे काउंटर पे अपना टिकट दिखा के मिले थे। वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी। आज भी मैं सोचता हूँ तो उन 640 रुपये का मूल्य किसी भी पैसे से बेहतर है। तो वो जो एक आपके अंदर खुशी होती है वहाँ तक पहुँचने की। और मेरा कुल 26 मिनट का तक इंटरव्यू चला था। और चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी दबाव में नहीं था, ना मुझे कोई ऐसी उम्मीद थी कि मैं IAS बन ही जाऊँगा, तो मैंने बड़े ही सरलता से, सहजता से और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जब आपको डर नहीं होता कुछ खोने का तो आपको सब कुछ मिल जाता है और आपको कम से कम कोई भय नहीं लगता। तो मैंने जो सोचा वही कहा। और मैं 2 लाइनें यहाँ पे कहूँगा, जो दिल में है वही जुबां पर है, जो दिल में है वही जुबां पर है, और कोई ख़ास बात नहीं है इनमें। तो मेरे ख्याल से इस बात ने थोड़ा प्रभावित किया इंटरव्यू पैनल को और मुझे 210 नंबर उन्होंने दिया। और जब रिज़ल्ट आया तब भी मुझे आज भी याद है कि मैं GN झा हॉस्टल इलाहाबाद में था। तो काफ़ी लोग मेरे कमरे की ओर बढ़े। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि हॉस्टल में तो कुछ न कुछ होता रहता है। फिर पता चला कि मेरी ऑल इंडिया 40वीं रैंक लग गई है। और उस साल 288 कुल सीट थी, 70 IAS थी। कुल 5 लोगों ने ऊपर से IAS छोड़ के कोई दूसरी सर्विस भर दी। तो बाय गॉड ग्रेस आई गॉट 35th रैंक एंड आई बिकेम IAS इन जनरल कैटेगरी। और दूसरी बात ये भी है कि उस समय रोस्टर सिस्टम था, तो रोस्टर में ही मेरा नाम A पे आ गया, तो मुझे एग्मू अर्थात UT कैडर मिला। तो ये भी एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात है, क्योंकि लाइफ और डेस्टिनी आप जानते नहीं। क्योंकि मेरे ही बैच के टॉपर को एक नंबर पाने पर भी, पहली पोजीशन पाने पर भी मणिपुर त्रिपुरा मिला, दूसरे नंबर पे नागालैंड मिला, तो तीसरे नंबर पे उड़ीसा मिला। M से शुरू हुआ था। तो आपको पता नहीं होता, जबकि मैं 35वें रैंक पे आज मैं दिल्ली में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपकी लाइफ और डेस्टिनी क्या होगी ये आपको पता नहीं है। उसके बाद जब मैंने IAS ज्वाइन कर लिया तो सब्सिक्वेंटली मेरा PCS में भी रीजनल ऑडिट अफसर में हो गया। मैंने दूसरा मेंस दिया था, उसमें भी निकल गया। तो कई बार मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कई बार समय होता है, आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए। एक समय, एक सीक्वेंस होता है। लाइफ का एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपका कहीं ना हो, और लाइफ का एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको हर जगह सफलता प्राप्त हो। बस उस समय का इंतजार कीजिए, धैर्य मत छोड़िए। किसी का समय पहले आता है, किसी का समय थोड़ा बाद में आता है। हर आदमी अपने जीवन पथ पर अपने समय के अनुसार गति कर रहा है। तो किसी को देख के घबराइए मत कि उसका हुआ जा रहा है, मैं रह जा रहा हूँ। आपका भी समय आएगा। अपनी निरंतरता में, अपनी लगनशीलता में अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात यह है, परीक्षा के संदर्भ में आपको बताऊँगा कि चीज़ों को रटने का प्रयास मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मौलिक रहिए, विश्लेषणात्मक बनिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इंग्लैंड में 1 साल मैंने पढ़ाई की है। वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जानी है जो मैं सबसे को शेयर करना चाहूँगा। प्रश्नों में जब आता है कि किसी चीज़ की समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। बेसिकली हम सब लोग वही लिखते हैं जो हमें आता है, लेकिन पहले तो प्रश्न को समझिए कि पूछा क्या जा रहा है। तो आप पहले ये देखिए कि समीक्षा का मतलब क्या होता है, आलोचना का मतलब क्या होता है। कई बार आप आदर्शवादी बनने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। लाइफ में आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। आपको लाइफ में एक स्टैंड लेना होता है। तो आप जो स्टैंड लेते हैं उसके पक्ष में तर्क रखिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं। कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। तो जीवन में हमेशा आदर्शवादी होने का प्रयास मत कीजिए। आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी कि आप कल का मजिस्ट्रेट हैं, लाठीचार्ज कराएं या ना कराएं। आप समझा रहे हैं, सब कुछ लाठीचार्ज होता ही तब है जबकि समझाने से बात आगे बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपकी मौलिकता, आपकी समझदार बनने का प्रयास कीजिए। जीवन में स्टैंड लेने का प्रयास कीजिए। बहुत आदर्शवादी ज़िंदगी नहीं होती, व्यावहारिक बनिए। और जब आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें आप व्यावहारिक उत्तर दीजिए। आदर्शवादी जीवन नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिल में कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। आपकी आत्मा, आपका दिल और आपका दिमाग एक तरीके से सोचना चाहिए। तब जो आप डिसीजन लेंगे उसमें एक परफेक्शन आएगा। जो आप लिखेंगे उसमें एक कन्विक्शन आएगा। और बिना कन्विक्शन और परफेक्शन के आप सोचें कि इस एग्ज़ाम में आप किसी को डॉज कर देंगे, तो जो एग्जामिनर बैठा है वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभवी है। तो वो बात चाहे साक्षात्कार हो चाहे मेंस हो, वह सामने आ ही जाएगी। इसलिए इस बात से बचने का प्रयास करें
रटे रटाए उत्तर, दूसरों को कॉपी करके लिए गए उत्तर, दूसरे के नोट से चुराए गए उत्तर, कोचिंग संस्थानों से लिए गए उत्तर। मैंने कोई कोचिंग नहीं की आईएएस की आज तक। मैंने पीजी का एग्ज़ाम दिया और मैं आईएएस बन गया। इसमें बड़ी बात ये नहीं है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मुझसे बहुत काबिल लोग हैं जो नहीं बन पाए। मैं केवल ग्रेटफुल हूँ। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि लोग मुझसे पूछते थे, सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये बेमायने बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने कहा आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप पढ़िए। प्रश्न ये नहीं उठता कि आप कितना पढ़ते हैं, प्रश्न उठता होता है कि आपने उसका कितना प्रोडक्टिव यूज़ किया। आप बैठे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना सोचे आप पढ़ तो सकते हैं, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। और परीक्षा सारी लिखने की होती है। दूसरे की आंखों में धूल मत झोंकिए। आपको अगर ये सर्विस में आना है तो आप कृपया अपना बेस्ट दीजिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। और मैंने इस बात का उत्तर दिया था कि मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन शायद आपको 14 या 15 घंटे पढ़ाई की आवश्यकता पड़े। तो उन्होंने कहा, सर ऐसा कैसे है कि आप 8 में हो गए और हमको 14-15 की राय दे रहे हैं? तो मैंने कहा, भाई एक बात ये बताओ, मैंने 8 घंटे पढ़ाई क्लास 10th से की है लगातार कंसिस्टेंटली, और आप अब जब जागो तब सवेरा है तो आपको उतना कवर भी तो करना पड़ेगा। प्रश्न इतना है, सिलेबस सबके लिए वही है, कोई उसको 8 घंटे में कर सकता है, कोई 16 घंटे में कर सकता है, कोई 10 साल में नहीं कर पाता। तो प्रश्न उठता है कि आप अपने टाइम का कितना प्रोडक्टिव उपयोग कर रहे हैं। धोखा मत दीजिए। केवल बैठने से कुर्सी पे आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्या प्रोडक्टिवली कोई चीज़ आ रही है। दिमाग की एक सीमा होती है, अपने को टाइम दीजिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए, मनोरंजन कीजिए। हमेशा पढ़ने से एक समय के बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश कीजिए, हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। इस देश को नवाचार की आवश्यकता है, इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की आवश्यकता है। प्रश्न ये नहीं है, लोग कई बार सोचते हैं हम आईएएस बन गए तो हमारी जर्नी खत्म हो गई। और मैं कहता हूँ कि आईएएस बनना तो इस बात की परीक्षा देना है कि आप किसी काम को करने के लायक पाए गए। आप काम जो आप करते हैं उसको आप करके दिखाइए। मैं बहुत इंटरव्यू सुनता हूँ कि मैं बहुत गरीब घर से था और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसके बाद क्या आपने किसी को गरीबी से निकालने का प्रयास किया? क्या आप जिन स्थितियों से गुजर के आए, क्या आपने किसी को उससे बाहर निकाला? तब आपकी मेधा है। मेधा केवल एक नौकरी पा लेना नहीं है, ये एक बेहतर नौकरी है, लेकिन ये जीवन का विकल्प नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि जब मेरा रिज़ल्ट निकला तो जैसा मैंने बताया कि 30-40 लोग मेरी कमरे की तरफ आ रहे थे। तो चूँकि मैं जीएन झा हॉस्टल में था, वहाँ पे विवाद बहुत आम बात है। तो मुझे लगा कि कोई नया विवाद हो गया और लोग मेरे कमरे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, मैं बड़ा शंकालु सशंकित हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आया तो लोग प्रसन्न दिख रहे थे और लोगों ने मुझे उठा लिया। और किसी ने उनको फ़ोन किया, यूपीएससी से फ़ोन आया था किसी के पास, मेरे पास नहीं आया था, किसी और के पास आया था कि भाई विवेक पांडे का 40वीं रैंक लग गई है, मैं धौलपुर हाउस यूपीएससी से बोल रहा हूँ। तब तक ये बात आग की तरफ फैल गई। मेरे फादर को भी किसी ने फ़ोन करके बताया। तो निश्चित रूप से एक ऐसी अप्रत्याशित चीज़ थी कि उसको मुझे तो ग्रहण करने में, समझने में 2-3 घंटे लगे कि वास्तव में मैं आईएएस हो गया हूँ। क्योंकि एक बात तो है, मैं सभी लोगों को ये मोटिवेट करूँगा, ये सर्विस आपकी ज़िंदगी को रातों रात बदल देती है। आप एक स्टूडेंट से एक आईएएस अफसर हो जाते हैं। और इसमें जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बात तो सही है, हमारे समाज का चाहे पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। वैसे मैं हर नौकरी की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि चाहे आईएएस हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो भी हो, वो अपना काम कर रहा है। तो किसी नौकरी को कम या ज़्यादा करके मैं आंकता नहीं। लेकिन यह सत्य बात है, जो सामाजिक चीज़ें हैं जिसमें चेंज एक आईएएस ज़्यादा कर सकता है, उस संदर्भ में आपको जो प्रसिद्धि मिलती है, आपको जो इज्जत मिलती है, वो उसको उसी समय सार्थक कर देती है जिस समय आपका रिजल्ट निकलता है। तो ये वो बात तो सही है कि बड़ी अप्रत्याशित प्रसन्नता होती है। और बात हॉस्टल तक नहीं, जैसे ही आपका होता है, आप हॉस्टल तक अपने ज़िले तक सीमित नहीं रहते। अगले दिन पेपर में भी आया कि विवेक पांडे का हो गया। तो निश्चित रूप से आप एक आम आदमी से एक विशिष्ट वर्ग में शामिल होते हैं, ऐसा लोग आपको एहसास कराते हैं। मैं तो आज भी आपने को एक इलाहाबाद का आम आदमी ही समझता हूँ, लेकिन तब भी जो बेहतर मौका मिलता है वो ये है कि लोगों को थोड़ा सहायता आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पावर का कुल मतलब होता है कि आप अपनी पावर से दूसरों का क्या हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखो, अपनी रोजी रोटी तो हर व्यक्ति कमा ही लेता है। मज़े की बात ये है कि आप अपनी पोजीशन से अगर किसी को उसकी विषम परिस्थितियों से निकाल पाएँ तो वास्तव में वो पावर है। तो ये रही मेरी जर्नी एक एस्पिरेंट से एक आईएएस बनने की। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैंने एक ऐसी पोजीशन को पाने का सपना देखा था जहां मैं लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकूं, उन परिस्थितियों से लोगों को निकाल सकूं जिसके लिए मैं 2-4 हुआ हूं। पर्टिकुलरली ये आईएएस ही होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। हाँ, मैं आपको फिर से कहता हूं, अपने कर्म को धर्म की तरह कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। अगर आपने परिणाम से अपने को बहुत ज़्यादा जोड़ लिया तो जो भी आपको ज़िंदगी में मिलेगा शायद आप उससे सेटिस्फाइड ना हो। इसलिए अपना कर्म कीजिए, मिल गया तो मुकद्दर है, नहीं मिला तो हम तब भी हम सिकंदर हैं। ये इस एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। थैंक यू।